नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कृषि कानूनों के बारे में जाना था, उसका एक पार्ट किया था हमने। तो ये 3 कानून सरकार ने पारित किए हैं, संसद ने। ये एक्ट बन गए हैं। इनके विरोध में किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं। उसके बारे में हमने पहला एक्ट पिछली क्लास में हमने उसके बारे में क्या प्रावधान है उसके बारे में जाना था। इन एक्ट्स के संबंध में क्या क्या इश्यूज़ हैं, किसान के इश्यूज़ हैं, इन एक्ट्स के क्या प्रावधान हैं, क्या अच्छाइयाँ कमियाँ, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या समाधान हो, फिर एपीएमसी क्या है, एमएसपी क्या है, राजस्थान में क्यों संशोधन किया गया, एमएसपी को लीगल करने में क्या दिक्कत है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, डब्ल्यूटीओ इश्यूज़, ये कानून संवैधानिक हैं या नहीं हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में हमने इसमें फर्स्ट एक्ट के बारे में जाना था, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव हैं। कि प्रोविजंस ये है कि ट्रेड एरियाज होना चाहिए आउटसाइड एपीएमसी में, इंटर स्टेट पर इंटर स्टेट ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्रावधान है, नो स्टेट टैक्स, मतलब जो ट्रेड एरियाज हैं जैसे फार्म गेट है, फैक्ट्री, वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। एक प्रावधान ये था, और एक प्रावधान डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म का है कि इसमें एसडीएम स्तर पर कॉन्सिलेशन बोर्ड बनेगा। पहले सहमति से निर्णय होगा, फिर एसडीएम दोनों पक्षों को सुनेगा, 30 दिन में अपना निर्णय देगा, फिर उसकी अपील डीएम को की जा सकती है। ये कुछ प्रावधान थे, इनके हमने कुछ गुड पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स देखे थे। जैसे कि गुड पॉइंट्स में है कि बिजनेस टू बिजनेस पॉसिबिलिटीज़ है, बेटर कंपटीशन होगा, इनोवेशन होगा, अदर्स। ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स में हमने एपीएमसी खत्म होने का डर है किसानों में, इसका जुडिशियल सपोर्ट नहीं है, रेगुलेशन पर्याप्त नहीं है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इस एक्ट का, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में अच्छे से चर्चा करी हुई है कि जैसे एपीएमसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, या तो एपीएमसी में भी टैक्स हटाया जाए, या फिर जो अदर ट्रेड एरियाज हैं वहाँ भी टैक्स लगाया जा सकता है। फिर दूसरा ये है कि जुडिशियल इंटरवेंशन का मैकेनिज्म हो, और तीसरा ये है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। तो ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख ली हैं। अब हम सेकंड एक्ट के बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सेकंड एक्ट के बारे में विस्तार से देखते हैं। सेकंड एक्ट का नाम है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा प्रकार अधिनियम 2020। इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी कहा जा रहा है। तो इसके जो मुख्य मुख्य प्रावधान है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि इसमें पहला प्रावधान ये है कि एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि किसान एग्रीमेंट कर सकेंगे। तो जो दो पार्टीज होंगी एग्रीमेंट में, तो एक पार्टी किसान होगी, इससे फार्मर, और दूसरी पार्टी जो कंपनीज करेंगी तो उनको स्पॉन्सर का नाम दिया गया है। वो दो मामलों में एग्रीमेंट करेंगे, एक तो फार्म प्रोड्यूस के बारे में करेंगे और कुछ सर्विस उपलब्ध करवाएंगी। जैसे कि सर्विस में ये हो सकता है कि बीज फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, ट्रांसपोर्ट की सेवा, कृषि वैज्ञानिक की सेवा, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। फिर इसके बाद में एग्रीमेंट के पीरियड के बारे में बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक क्रॉप सीजन से लेकर 5 साल तक हो सकता है। फिर इसके बाद में मॉडल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है कि इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार कुछ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। फिर चौथा इसमें यह है कि प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है कि दोनों पार्टी पहले से कुछ फिक्स कर लें बुवाई से पहले ही, तो इसको प्रीफिक्स होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कुछ पहले से फिक्स कर लें मिनिमम, बाकी मार्केट पे बेस्ड हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो दो तरह के प्राइस मैकेनिज्म इस एक्ट में बताए गए हैं। फिर डिलीवरी और पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है कि अ, जिस दिन डिलीवरी होगी उसी दिन पेमेंट हो जाएगा किसान को, और किस अधिकतम 3 दिनों में पेमेंट हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होगी, प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम्स, तो मैक्सिमम 72 आवर्स में किसानों को पेमेंट हो जाएगा। फिर इसमें बताया गया है कि जो फार्मर्स लैंड है वो कौन, फार्मर जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें उसकी शर्त नहीं बना सकते किसी भी किसान की भूमि को। और किसान जो स्पॉन्सर है वो किसान की भूमि पर यदि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करता है, यदि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, तभी वो ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करेगा।
फिर इसमें ये भी कहा गया है कि ये स्पॉन्सर का जिम्मेदारी है कि वो जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो उसको वो स्वयं के खर्चे पर डेमोलिश करवाए। यदि वो नहीं करवाता है तो यह किसान की संपत्ति मानी जाएगी। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात की गई है इसमें कि हर स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार होगा कि वह एक अथॉरिटी बना सके जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को रजिस्ट्रेशन कर सकेगी। फिर इसमें नेचुरल कम्युनिटीज वाला प्रावधान जोड़ा गया है कि कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना हो गई जिससे जिससे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता, तो उस केस में कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। किसान यदि किसी वजह से अपनी शर्तें पूरी नहीं कर पाता है, जैसे बाढ़ हो या फिर सूखा पड़ गया हो, तो उसको किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। फिर एक वही डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वाला प्रावधान बिल्कुल सेम है जैसे कि पहले एक्ट में था कि कॉन्सिलेशन बोर्ड बनेगा, वो समझौता करवाएगा। उसके बाद यदि सहमति नहीं बनती है तो एसडीएम कोर्ट में जाएगा मामला, फिर उसकी अपील डीएम कोर्ट में जाएगी। मतलब किसी भी प्रकार का सिविल कोर्ट का कोई पावर नहीं है इसमें। सरकार का ये मानना है कि जो किसानों के जो डिस्प्यूट्स होंगे वो तुरंत जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन निकले, इसलिए उन्होंने सिविल कोर्ट को इसमें शामिल नहीं किया है। फिर इसमें कुछ पेनल्टीज के बारे में बताया गया है कि यदि गलती फार्मर की होगी तो किसान पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, बस किसान को सिर्फ उतना पैसा देना होगा जितना स्पॉन्सर ने खर्च किया है। और जबकि गलती जब स्पॉन्सर की होगी तो स्पॉन्सर को जितना पैसा देना होगा किसान को उसका 1.5 गुना पेनल्टी लगाई जाएगी। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान एग्रीगेटर्स के बारे में किया गया है कि किसान कई समूह में मिलकर एक साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, तो वो एक संगठन मिलकर एग्रीमेंट कर सकती है कंपनी से। तो ये इसके कुछ मुख्य प्रावधान थे। फिर इसके बाद में क्या इसका गुड पॉइंट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। गुड पॉइंट्स तो यही है कि एक गुड कंपटीशन होगा, इनोवेशन बढ़ेगा इससे, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिल सकता है, फिर क्रॉप पैटर्न बदलेगा क्योंकि अब लोग बागवानी करेंगे, फूल की खेती करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें उसको कीमत अच्छी मिल सकती है वो चीज़ करेंगे। फिर इसमें सबसे बेस्ट ये है कि एफपीओस को बढ़ावा मिलेगा, फूड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वो एग्रीमेंट कर सकता है। तो ये सहकारी कृषि की तरह होगा, सहकारी कृषि को बढ़ावा देगी। मतलब इस एक्ट का मुख्य प्रावधान या मुख्य लाभ इसका ये है कि ये है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, बट इससे कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। मतलब संविदा कृषि से सहकारी कृषि की ओर हम बढ़ सकते हैं एफपीओस के माध्यम से। हालांकि किसानों द्वारा इसमें कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं। जैसे कि चिंताओं में ये है कि इसमें तो सबसे पहले कोर्ट को दूर रखा गया है। दूसरा ये है कि एमएसपी से जुड़ी चिंताएं हैं कि किसानों को ये डर है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो जो एग्रीमेंट करेंगे वो एमएसपी से कम कीमत पर कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट में ऐसा बताया नहीं गया है कि एमएसपी पर ही, कम से कम एमएसपी पर ही करें वो एग्रीमेंट। तीसरा इसमें है कि रेगुलेशन बहुत वीक है, रेगुलेशन सही तरीके से नहीं किया गया है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। फिर एक चिंता ये है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, तो कॉरपोरेट हैं तो वो तो अपने जटिल कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं जिससे किसान को समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसमें। एक समस्या ये है कि जो मार्केट रेट्स का बेनिफिट होगा, बाद में कीमतें बढ़ती हैं उसको ज़्यादा किसानों को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से कुछ इसमें 4-5 कमियां बताई गई किसानों के द्वारा। इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उसके सॉल्यूशन तो ये है कि एक तो एमएसपी पे कुछ सरकार एमएसपी का कुछ सॉल्यूशन निकले। जैसे कि सरकार का कहना है कि एमएसपी पहले भी कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि एमएसपी हो। तो सरकार को ये एक्चुअली इस पूरे कानून में किसानों के साथ दिक्कत ये आई है कि इसमें किसानों की सलाह नहीं ली गई है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं। तो एमएसपी पे सरकार कानून तो नहीं बना सकती, लेकिन कम से कम एक नोटिफिकेशन जारी करे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। और सॉल्यूशन एक ये है कि जुडिशियल इंटरवेंशन का मैकेनिज्म किया जा सकता है। एक ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं जो फास्ट ट्रैक के माध्यम से केसों को सुनवाई करें, फिर रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, और सरकार
मॉडल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सरकार ने कहा है, लेकिन सरकार कंपल्सरी रूप से मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना दे, जिससे कि कंपनी अपने अपने हिसाब से उसमें हेर फेर ना कर सकें। और मार्केट जो प्राइस है, तो उसमें किसानों को समझाया जाए कि वो वाला ऑप्शन चूज करें जिसमें एक तो मिनिमम रेट मिल रही हो, फिर उसके बाद में मार्केट जो बेनिफिट होता है वो वाला को यूज करें। हमें किसानों के अंदर जागरूकता फैलानी होगी। फिर किसानों को ये भी बताना होगा कि आप स्वयं एग्रीमेंट ना करें, एफपीओस बना के एग्रीमेंट करें, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, ये दूसरा एक्ट था जिसको हमने अच्छी तरह से जानने का प्रयास किया। आइए दोस्तों, अब हम थर्ड एक्ट के बारे में देखते हैं। थर्ड एक्ट का नाम है आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। ये आवश्यक वस्तु जो अधिनियम 1955 था, 55 का एक्ट था, उसमें संशोधन किया गया है। तो इसमें ये प्रावधान था 1955 के एक्ट में कि जो आवश्यक वस्तुओं का एक सीमा से ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उस पर क्रिमिनल केस लगाया जा सकता है। तो इसमें संशोधन किया गया है। अब संशोधन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सरकार ये एक्ट ला क्यों रही है, लाया क्यों है सरकार ने। तो ये देखना होगा कि जैसे कि सेकेंड एक्ट में हमने बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है सरकार। तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना है तो बड़े बड़े वेयर हाउसेज की जरूरत होगी, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को हमको जोड़ना होगा। तो बड़े पैमाने पर हमें विभिन्न प्रकार के फसल उत्पाद जैसे आलू है, प्याज है, आम है, एटसेट्रा आदि का भंडारण करना पड़ेगा। इसलिए भंडारण की सीमा को हटाया गया है। तो इसमें इस एक्ट में ये संशोधन किया गया है कि जो सप्लाई ऑफ फूड स्टफ्स हैं, खाद्य वस्तुएं की जो सप्लाई है, उसके लिए भंडारण की सीमा हट जाएगी। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनल सर्कमस्टांसेस हैं तभी एक्ट अप्लाई होगा, जैसे कि वार हो गया, अकाल हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गई हो, या फिर किसी अगर प्राइस राइज हुआ हो, हॉर्टिकल्चर फसल का प्राइस 100% बढ़ गया हो, तब ये एक्ट लागू होगा। और अनाज या ऑयल सीड्स का 50% बढ़ गया हो, तभी भंडारण पर सीमा लगेगी। अन्यथा भंडारण पर कोई सीमा नहीं लगेगी। तो बस एक सिंपल सा एक्ट है, इसमें ये एक प्रावधान है। फिर इसके गुड पॉइंट्स ये हैं कि जैसे फूड सिक्योरिटी, हमारे पास काफ़ी फूड सिक्योरिटी हो गया है भारत। तो ये इस इस पे जो अधिनियम, इस पे जो रोक लगाई गई थी भंडारण पर, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है अब। क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है। तो ये जो भंडारण पर रोक है, इसको हटाना जरूरी था। फिर दूसरा से कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन में हम काफ़ी फूड सप्लाई कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, इससे निर्यात कर सकते हैं फसल उत्पादों का। किसानों द्वारा इसमें कुछ कंसर्न्स बताए गए हैं। एक तो ये किसानों का द्वारा ये कहना है कि इससे आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो सकती है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं कालाबाजारी कर सकते फिर अपने भंडारण ज़्यादा कर लिया, फिर उसके बाद में बजट मार्केट में क्या हो गया, उसकी उसकी मांग, उसकी जो सप्लाई है वो कम हो गई, जिससे प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, मैनिपुलेशन ऑफ रेट कर देंगे। तो इस तरह का खतरे बताए गए हैं किसानों द्वारा। तो सॉल्यूशन क्या हो, इसका सॉल्यूशन ये है कि तो प्रॉपर रेगुलेशन हो, जो भी कंपनीज है, वेयर हाउसेज, उनका प्रॉपर रेगुलेशन हो, ताकि समय समय पर हमें पता चलता रहे कि भंडारण करना सही नहीं है या नहीं। और प्राइस का हमेशा सरकार देखना चाहिए प्राइस को, कि प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है। क्योंकि सरकार का मेन उद्देश्य तो यही है कि जनता को लाभ मिले। तो इन पे थोड़ा सा रेगुलेशन करने की आवश्यकता होगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्ट में देखा था कि एपीएमसी से जुड़ी चिंताएं किसानों द्वारा व्यक्त की गई थी कि एपीएमसी जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो हमें एक एपीएमसी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि एपीएमसी है क्या। तो एपीएमसी हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज। तो इसमें ये प्रावधान है कि किसानों की जो फसल है उसकी पहली बिक्री एपीएमसी में होगी। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्यों एपीएमसी को लाया गया। किसानों को किसानों की सुरक्षा के लिए लाया गया था कि उनको साहूकार कम दाम पे फसल ना खरीद लें, मंडी पे उनको अपनी फसल की कीमत उचित कीमत में मिल सके, उचित कीमत में अपना उत्पाद वो बेच सकें, इसलिए एपीएमसी को लाया गया था। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, तो बेनिफिट्स तो ये हैं कि एक तो यहाँ पे जो भी उत्पाद बिकते हैं एमएसपी पर बिकते हैं, तो किसानों को कम से कम एमएसपी जितना मूल्य तो मिलता है।
दूसरा इसमें यह है कि ऑक्शन हॉल्स बने हुए हैं, वहाँ पर ऑक्शंस होते हैं, उन ऑक्शंस की रिकॉर्डिंग्स भी होती है। फिर किसान यहाँ अपने आते हैं तो अपनी मिट्टी का टेस्ट भी करा सकते हैं, सॉइल टेस्ट। फिर सबसे एक है कि इसमें एजेंट्स हैं, एजेंट्स के माध्यम से बिक्री करते हैं किसान। तो इसमें आड़ती होते हैं, तो उनका कुछ उनको लाइसेंस दिया जाता है सरकार द्वारा। उनका कुछ कमीशन फिक्स होता है 2.5% के आसपास। तो इनके थ्रू ही खरीद बेच सकते हैं, क्योंकि किसान को पता नहीं होता कि वो किस व्यापारी को बेचे किसको ना बेचे। तो ये आड़ती उनकी किसानों की काफ़ी मदद करते हैं। वो बताते हैं कि इनको बेचना चाहिए, और कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि अ, किसान अपनी फसल लेके आए तो कहाँ पे रखे, तो वो उनके वेयर हाउसेज बने हुए हैं, गोदाम बने हुए हैं, तो वहाँ पर अपनी फसल को वो रख सकता है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। एपीएमसी से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं इसमें, एपीएमसी से जुड़ी ये समस्याएं हैं कि पहली तो ये है कि इसमें कार्टेल बन जाते हैं। सारे आड़ती मिलकर रेट फिक्स कर लेते हैं, कुछ व्यापारी भी रेट फिक्स कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है कि जनरली किसान को एमएसपी से कम पर ही अपनी फसल को बेचना पड़ता है। दूसरा यह है कि इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते हैं, जैसे मार्केट फीस है, रूरल डेवलपमेंट सेस है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है। तो काफ़ी खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितनी उसकी कीमत उसको नहीं मिलती उससे ज़्यादा खर्चा उसको वहन करना पड़ता है किसान को। फिर एक समस्या ये है कि इसमें पॉलिटिक्स काफ़ी होती है। ये जो आड़ती कमी एजेंट्स होते हैं, ये विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से अपनी साठ गांठ रखते हैं, जिससे किसानों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए? तो सुधार के लिए सरकार ने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाए थे 2003 में। तो उसमें ये कहा गया था कि राज्य इस तरह से अपना अपना एपीएमसी एक्ट को चेंज करें। उसमें काफ़ी सुधार किए गए। 2015 तक 15 राज्य ने ऐसा मान भी लिया था। उसमें कुछ हम देखते हैं कि एपीएमसी है तो क्या ये ज़रूरी है, कि क्या क्या देश में किस तरह की एपीएमसी कहीं है या नहीं है। तो जैसे बिहार का केस है, वहाँ पर एपीएमसी को 2006 में समाप्त कर दिया गया था। तो वहाँ पर एपीएमसी ने तब भी अच्छा काम चल रहा है वहाँ पर। फिर महाराष्ट्र में ये किया गया है कि महाराष्ट्र में प्राइवेट मार्केट को लाइसेंस दिए गए हैं। एपीएमसी भी है और कुछ प्राइवेट मंडीज भी बना दी गई हैं, वहाँ पर उनको लाइसेंस दिया गया है। तो वो सीधे किसानों से खरीद सकती हैं। जैसे कि रिलायंस फ्रेश है, तो रिलायंस फ्रेश डायरेक्ट किसानों से उत्पाद खरीदती है। तो वहाँ पे भी वो अच्छा वर्क कर रही है। तो इस तरह से एपीएमसी की कुछ कमियां हैं, लेकिन एपीएमसी के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो सरकार को जो फर्स्ट एक्ट से सरकार ये डर है किसानों को कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी। खत्म क्यों हो जाएंगी? क्योंकि सरकार ने ये प्रावधान किया गया है कि किसान अपनी फसल को अदर ट्रेड एरियाज में भी बेच सकता है। तो और वहाँ पर राज्य सरकारें कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। तो इसलिए वहाँ पर जो फसल की कीमत होगी, उत्पाद की कीमत होगी, वो कम एपीएमसी की तुलना में कम हो जाएगी, क्योंकि एपीएमसी में तो टैक्स लगता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि किसान कम कीमत होगी तो सब अपने ट्रेड एरियाज में ही बेचने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाएगी। तो एपीएमसी के द्वारा जो किसानों को जो सुविधाएं मिलती थी वो एक समाप्त हो जाएंगी। दूसरा यह है कि जो एपीएमसी में जो कार्य करने वाले वर्किंग है, जैसे आड़ती हैं या फिर और अदर है, उनकी भी आजीविका का प्रश्न है। तो इसमें कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड करना चाहिए एपीएमसी के लिए। या तो जो अदर ट्रेड एरियाज है वहाँ भी टैक्स लगाया जा सकता है, ताकि किसानों को सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल सकें। कुछ एक इसमें रैशनलाइज़ तरीके से हमें सोचना होगा कि एपीएमसी और ट्रेड एरियाज में किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए। फ्रेंड्स, जो किसान एक्ट आए हैं उसके बाद में जो किसान आंदोलन किए जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उछल कर आया है वो एमएसपी का है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि एमएसपी क्या है। व्हाट इज़ द एमएसपी? एमएसपी को हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो सरकार फसल की बुवाई से पहले घोषित करती है, तथा कम से कम इस मूल्य पर किसान एपीएमसी में अपनी फसल बेच सकेगा या सरकार खरीद लेगी। तो एक तरह से यह किसानों को बीमा की तरह है कि इससे कम मूल्य, इस इतने मूल्य पर आपको अपनी फसल आप बिक जाएगी या सरकार उसको खरीद लेगी। ये कि कौन डिसाइड करता है इसको?
तो इसको डिसाइड करता है CACP, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग करता है। ये रिकमेंड करता है एमएसपी के लिए इतनी एमएसपी इसको देनी होगी, लेकिन अंतिम फैसला आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है। और कैसे ऑपरेट होता है? ऑपरेट होने के लिए एपीएमसी के माध्यम से ऑपरेट होता है कि यहाँ पर किसान अपनी फसल को बेच सकते हैं एमएसपी पर। दूसरा जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो किसानों से फसल खरीद लेती है। मुख्यतः गेहूं चावल खरीदे जा रहे हैं। और कितनी क्रॉपों पे एमएसपी दी जाती है? वर्तमान स्थिति में 23 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। 22+1 ये इसलिए कि गन्ने पर भी एमएसपी ना होकर उस पर एफआरपी है। और जो 22 फसलें हैं, 22 फसलें में अनाज, 7 प्रकार के अनाज पे एमएसपी मिलती है, जिसमें गेहूं है, चावल है, जौ है, मक्का है। दालें, 5 प्रकार की दालें हैं, जैसे चना है, उड़द है, मूंग है। तिलहन, 7 प्रकार के तिलहन, मूंगफली का है, तिल का है, इस प्रकार के तिलहन है। वाणिज्यिक फसलों में जूट है, गन्ना है, कपास है, कोपरा, 4 वाणिज्यिक फसलें हैं। तो इन पे एमएसपी दी जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एमएसपी केवल भारत के 6% किसानों को ही मिल पाती है। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एमएसपी का आरंभ किया ही क्यों गया? तो इसके पीछे हमें 1900 आज़ादी के वक्त के समय चलना होगा। वहाँ पे क्या हुआ था कि 1964-65 में, 65-66 में भारत में काफ़ी अकाल पड़ा। फिर 65 में पाक के साथ युद्ध हुआ, तो इसमें अनाज की काफ़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर जो हम अमेरिका से PL 480 किस्म का अनाज आयात करते थे, तो अमेरिका भी लगातार ब्लैकमेल करता रहता था भारत को, कई शर्तें लगाता था। तो इससे भारत सरकार को ये सोचने में विवश किया कि फसल के मामले में हमें आयात पर निर्भर नहीं रहना होगा, इसमें हमें फूड सिक्योरिटी प्राप्त करनी होगी। तो उस फूड सिक्योरिटी के लिए हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया, जिसमें नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन को उसको जनक माना जाता है। उन्होंने मैक्सिको से H5 बीज, हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज लेकर आए। तो उससे कृषि हरित क्रांति करने का इन्होंने सोचा। तो फिर किसानों को कैसे मोटिवेट किया जाए, इसके लिए एक लक्ष्मीकांत झा समिति बनी। उसने ये कहा कि हम किसानों को गारंटी दें कि आपकी जो फसल है उसको हम इतनी कीमत पर खरीद लेंगे, मिनिमम सपोर्ट देते हैं उनको, ताकि वो फसल उत्पादन कर सकें। तो वहां से फिर एमएसपी को लागू किया गया। तो इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि एमएसपी का कंसेप्ट इसलिए आया था ताकि खाद्यान्न उत्पादन को हम इतना बढ़ा दें, किसानों को मोटिवेट करके, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, अर्थात खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर हो सकें। तो ये हरित क्रांति और एमएसपी का ही रोल था कि हम 1980 के दशक के अंत तक खाद खाद खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गए। आज हम नेट फूड एक्सपोर्टर हैं, न कि आयातक। यही कारण है कि कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जब फूड सिक्योरिटी आ गई है तो आज एमएसपी की आवश्यकता क्यों रह गई है। लेकिन सरकार को एमएसपी में फसल खरीदना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार के कई उत्तरदायित्व हैं जिनको सरकार को पूरा करना है। जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में 2013 में बताया गया कि 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी सरकार को। तो एमएसपी पे फसल सरकार खरीदेगी खरीदेगी। फिर मिड डे मील योजना है, पीडीएस योजना है, तो उन पे सरकार को एमएसपी खरीदनी ही होगी। फिर एक एमएसपी से जुड़े क्या क्या विवाद हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें विवाद है कि प्राइस मिक्सिंग मेथड की बात है। इसमें किस तरह से प्राइस तय किया जाए एमएसपी का। तो इसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों ने 3 तरह के बताए थे। उसमें एक A2 प्राइस है। A2 प्राइस में है कि किस कृषि पर कितना किसान ने खर्च किया है, वो A2 कीमत होगी। उसमें से बीज पर कितना खर्च किया, उर्वरक, कीटनाशक आदि पे कितना खर्च किया। फिर उन्होंने दूसरा बताया A2+FL, यानी कि A2 में फैमिली लेबर, पारिवारिक श्रम की लागत और जोड़ दें, उतनी एमएसपी होनी चाहिए। फिर उन्होंने तीसरा बताया C2 कीमत। तो C2 में उन्होंने जोड़ा A2+FL प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ी, यानी कि जमीन पर रेंट और पूंजी पर ब्याज, ये बोला। और स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी किसानों को जो एमएसपी है C2 की 1.5 गुना मिलनी चाहिए। तो सरकार ने समय समय पर एमएसपी में बढ़ोतरी करती आई है। अभी 2018 में सरकार द्वारा जो A2+FL है उसका 1.5 गुना दिया जा रहा है सरकार द्वारा।
फिर दूसरा इश्यूज ये इसमें ये है कि केवल 23 फसलों पर ही एमएसपी क्यों दी जाए, बाकी जो और फल हैं, सब्जी हैं, फूल, पशुपालन, जो किसान हैं ये पशुपालन जो करते हैं, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, उन किसानों को एमएसपी क्यों ना दी जाए। तीसरा इसमें ये है कि करप्शन बहुत ज़्यादा होता है एमएसपी से। ये जो एपीएमसी मंडीज में करप्शन काफ़ी देखा गया है उसमें। वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है, एफसीआई के पास प्रॉपर भंडारण की क्षमता नहीं है, इससे अनाज सड़ काफ़ी ख़राब हो जाता है, बाहर खुले आसमान के नीचे रहता है उसमें, बारिश से आधे से भीगने से ख़राब हो जाता है अनाज। तो इसमें कि वाटर प्रॉब्लम की समस्या आ गई कि जिन जिन फसलों को एमएसपी दी जा रही है, किसान वो फसल भी उगा रहे हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा में, पंजाब में खास करके चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया है, जबकि चावल वाटर इंटेंसिफाई फसल है, तो वहाँ पे पानी की काफ़ी ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी डिक्रीज हो गया है। फिर क्रॉप पैटर्न में चेंज हो गया कि केवल पंजाब हरियाणा में केवल चावल और गेहूँ उगाए जा रहे हैं, तो क्रॉप पैटर्न में काफ़ी परिवर्तन चेंजेस आ गया है इससे। इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। एमएसपी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एमएसपी को लीगल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी को सरकार को लीगल करना चाहिए, लीगल करें एमएसपी, अब वो इस बात पे अड़े हुए हैं। तो इसमें हमें लीगल करने में किस सरकार के सामने जो समस्याएं हैं या इससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके बारे में हम जानते हैं। एक तो सरकार को यदि ये लीगल कर दे तो सरकार को कम से कम 15 लाख रुपए करोड़ करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बजट है सरकार का, ये तो सरकार खर्च नहीं कर सकती। पीडीएस में ज़्यादातर गेहूँ चावल ही दिया जाता है, बाकी फसलों का कोई यूज़ ही नहीं होता उसमें। जैसे कि हम देखते हैं कि राजस्थान में बाजरा काफ़ी उत्पादन होता है, लेकिन वो बाजरा की जो एमएसपी है 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है, लेकिन 1200 रुपये ही किसानों को मिल रही है मार्केट में। वो इसलिए हो रहा है कि एफसीआई इसको खरीदती नहीं है, क्योंकि पीडीएस में कोई बाजरा लेता ही नहीं है, तो खरीद के भी क्या करे फिर वो। तो ये का समस्या है लीगल करने से। स्टोरेज इशू है, स्टोरेज की प्राप्त भंडारण की सुविधा ही नहीं है सरकार के पास। फिर इससे एक ही कृषि उत्पादों का निर्यात कम हो जाएगा, क्योंकि एमएसपी के दाम कई बार घरेलू कीमत से या अंतर्राष्ट्रीय कीमत से ज़्यादा होते हैं।